हेलो एवरीवन। तो ट्रिगोनोमेट्री के इक्वेशंस में कुछ लोगों का डाउट्स है, उसको पहले डिस्कशन कर लेते हैं। शीट में क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट वाला 1 से लेके 91 तक हो गया था। सेकंड वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम और डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 अप टू 50 तक करने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या है। 39 में दिया हुआ है cos ऑफ x प्लस कॉस ऑफ y, है ना, और हमें साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 निकालना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पहले वाले में देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में देखो आप कि अगर फर्स्ट वाले पार्ट में हम जो हमें साइन x प्लस वाई, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos x प्लस कॉस वाई। क्वेश्चन नंबर 39 cos x प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा है साइन x प्लस साइन वाई, और इसको इस तरफ लिखता हूँ साइन x प्लस साइन वाई प्लस साइन एल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। यही दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि कॉट ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू हमें बतानी है कि वो कितनी होगी, है ना। और कॉट ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी वो कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज आपको कॉट ऑफ x प्लस वाई निकालने के लिए बोला गया है ना। तो आप सोचो कि कॉट कॉस है ना, कॉट ऑफ x प्लस वाई है, मतलब कॉट ऑफ x प्लस वाई बाई 2 कहां से जनरेट होगा, जब आपके पास cos x प्लस वाई बाई 2 का टर्म जनरेट होगा और साइन x प्लस वाई का 2 जनरेट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सुप्रजीत, है ना। ये चीज जनरेट होगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos x प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस एल्फा। कॉस एल्फा को दूसरी तरफ ले आए और इस तरफ भी आप क्या करो, cos x साइन x प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन एल्फा। और यहाँ पे देखो कि अगर आप इसको, है ना, अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप सी एन डी अब यूज कर सकते हो कि नहीं, है ना। याद होगा आपको कि x प्लस वाई बाई 2 का टर्म कहाँ पे जनरेट होता है, x प्लस वाई का 2 का टर्म जनरेट सी एन डी फॉर्मूले में यूज होता है ना। तो सी एन डी फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो c प्लस डी बाई 2 का टर्म जनरेट होता है और c माइनस 2 का टर्म जनरेट होता है ना। तो इस वाले पार्ट में सी एन डी यूज कर सकते हो, cos c प्लस cos d, और इस वाले पार्ट में क्या यूज करना पड़ेगा, साइन c प्लस साइन d। कर पाओगे अब, है ना। साइन c साइन d करोगे, दोनों तरफ से आपका, है ना, x प्लस वाई बाई 2 का टर्म जनरेट होगा, x माइनस वाई बाई 2 का टर्म जनरेट होगा। सेम टाइप से यहां भी होगा, दोनों को डिवाइड करोगे, x माइनस 1 बाई वाला 2 टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो कॉट x प्लस वाई वाला 2 टर्म ही होगा। कर पाओगे, है ना। और सिंपली आपको करना, कर लोगे कि नहीं, है ना। तो अब ट्राई करना बस यहाँ पे, और इजी है बाकी, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या दिया हुआ है। 40 में साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 14, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। और कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी अल्फा के टर्म्स में, है ना। थीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में क्या होगी, ठीक है। तो
कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप क्या करो, यहां पे देखो CND फॉर्मूला फिर से हमें यूज करना है ना। आप क्या करो, यहां पे देखो ये cos sin 2 थीटा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका और इसका एक पेयर बनाओ, ठीक है। तो मैं किसका किसका पेयर बना रहा हूं, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा अलग है, ठीक है। जैसा मैं यहां कर रहा हूं सेम टाइप का प्रोसेस यहां भी अप्लाई करना है, ठीक है। और यहां से देखो इस वाले में CND यूज कर सकते हैं, है ना। तो साइन C प्लस साइन D क्या होता है, साइन C प्लस साइन D कितना हो जाएगा, 2 साइन, है ना, 3 प्लस 3 थीटा बाई 2 कितना दे देगा, 2 थीटा, याद है फॉर्मूला, इंटू कॉस थीटा, चेक करना, और प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। यहां से देखो साइन 2 थीटा बाहर आ गया, तो साइन 2 थीटा और 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो आपको ये टर्म मिला। दूसरे वाले में भी आप फिर से CND यूज कर पाओगे, और यहां पे भी क्या करेंगे, इसका और इसका पेयर लेंगे, है ना। यहां से भी देखो आपके पास फिर से इसी टाइप का टर्म जनरेट होगा, है ना। यहां से करोगे तो cos 2 थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर में आपको फिर से 2 cos थीटा का टर्म बचेगा। दोनों को डिवाइड कर दोगे, है ना। इसको आप सॉल्व करके देखना, यहां से भी आपके पास कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा इंटू 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू cos अल्फा। कर पाओगे, है ना। बस यहां पे क्या करना है, CND यूज करना है, कॉमन लेना, जैसे यहां पे क्या सेम इस तरीके से कर पाओगे अब। और दोनों को डिवाइड कर दो, ये वाला टर्म आपका, ये टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, tan 2 थीटा का टर्म आ जाएगा, है ना। और tan थीटा और tan अल्फा में आप रिलेशन निकाल पाओगे। क्लियर है, क्लियर है, कर पाओगे, सुरजीत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 43, ठीक है। 43 में देखो हमें जो एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक ना, जो एंगल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो किसके टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43, sec 50 एंड tan 50, है ना, sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास, और ऑप्शन में देखो आपके पास कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है ना। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन से यहां पे हम प्रोसीड करेंगे। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है 50 डिग्री एंड 20 डिग्री, है ना। कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री एंड 20 डिग्री। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 50 डिग्री और 20 डिग्री के टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, 50 डिग्री और 20 डिग्री के टर्म्स में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यानी जो आपका 50 डिग्री है, और है ना, ऑप्शन में जो आपका एंगल है वो 50 डिग्री और 20 डिग्री है, ठीक है। तो देखो 50 डिग्री और 20 डिग्री को आप क्या लिख पाओगे, है ना। इसको मैं यहां पे देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 50 डिग्री को मैं देखो क्या लिख सकता हूं, tan 50 को मैं tan 70 माइनस tan 20 के टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या, ठीक है। tan 70 माइनस tan 20 लिखा जा सकता है क्या, है ना। और देखो यहां से tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा हुआ है, कितना दे देगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना। और इक्वल टू ये कितना हो गया, tan 50 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा, tan 50 डिग्री, है ना। अब क्या करो, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan 50 डिग्री प्लस
tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री एंड tan 50 डिग्री लिखा जा सकता है। यहां तक क्लियर है क्या? है ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये सही है, ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों देखो मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, tan 20 डिग्री एंड tan 70 डिग्री कितना होगा, tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री कितना होगा, तो tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री, है ना, tan 50 डिग्री और प्लस ये दोनों वैल्यू मिलके 1 हो जाएगी। कैसे 1 होगा, समझ में आ रहा है, tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, tan 70 को हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 20 और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, है ना, तो tan 20 इंटू cot 20 कितना दे देगा आपको, 1 दे देगा, याद है ना। यहां से देखो tan 70 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो tan 70 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, देखो tan 70 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 tan 50 डिग्री प्लस ये चीज मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो क्या है हमारे पास, ऑप्शन में हमारे पास है tan sec 50 डिग्री, 2 tan 50 है, tan 20 डिग्री है ना, और tan 70 को tan 70 डिग्री को क्या मैं ये लिख सकता हूं, tan 50 प्लस tan sec 50। ठीक है, चेक करके बताना, ये जो tan 70 है इस tan 70 को मैं tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री लिखा जा सकता है क्या, इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, चेक करके बताना कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से आपका ये आंसर आ जाएगा tan 50 प्लस sec 50 इक्वल टू, है ना, साइन कॉस में आप चेंज करके देख लो, ये आपका टर्म जनरेट हो जाएगा। या tan और sec में हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या होता है ना, चेक करके देखना, ये चीज इक्वल होगा इसके। ठीक है, 43, 46, 45 हो गया, 45 फॉर्मूला बेस्ड है बस। 46 cot 70 डिग्री इंटू 4 cos 7 डिग्री, है ना। पहले आप क्या करो, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, ये सब चीजें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप ट्राई करना, ये सब चीजें कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो, क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दिया हुआ है cot 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री, है ना, ये हमें दिया हुआ है। यहां पे देखो cot को अगर साइन cos में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 70 डिग्री प्लस, है ना, cos 70 डिग्री प्लस cos 4 cos 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री। क्या किया मैंने, इसको साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लेके ये चीज लिखा। ठीक है, अब देखो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos 70 डिग्री प्लस यहां से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos 140 डिग्री, सॉरी साइन 140 डिग्री। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने यूज किया, देखो ये कितना हो गया
साइन 70 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। और कॉस, इसको मैं और क्या लिखूंगा, इसको देखो साइन 40 डिग्री को मैं, साइन 140 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 70 डिग्री प्लस 2 साइन 40 डिग्री लिखा जा सकता है क्या, डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री। साइन 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। और यहां पे देखो एक साइन, एक कॉस को, एक साइन के टर्म को अलग करो, तो यहां पे साइन 40 प्लस साइन 40, इसको मैंने 2 बार लिखा, डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री। ठीक है। और इस चीज को मैं ऐड कर सकता हूं क्या, है ना, ये cos 70 है, तो cos 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 20 डिग्री लिखा जा सकता है। cos 70 को साइन 20 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। और देखो अब साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करोगे तो कितना होगा, 2 साइन 30 डिग्री, है ना, इंटू cos 10 डिग्री, कितना हो जाएगा, इंटू cos 10 डिग्री, देखना, प्लस साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री। दिख रहा है, कर पाएंगे। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 आपका हाफ हो जाता है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गया, है ना, कितना हो गया, कैंसिल हो गया। और इस cos 10 को मैं क्या लिख पाऊंगा, cos 10 को मैं साइन 80 डिग्री लिख सकता हूं, प्लस साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री। और ऊपर में फिर से आप साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करोगे तो कितना दे देगा, 2, कितना हो जाएगा, 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 40 80 माइनस 40 20 डिवाइडेड बाय साइन 70। ठीक है। और देखो cos 70 को, cos 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 70, तो ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास कितना बच गया, 2 साइन 60 डिग्री, है ना। और ये दोनों चीजें आपका वैल्यू पता है, आप निकाल पाओगे। तो अगर आपको वैल्यू के टर्म में दिया हुआ है तो आप ये समझ लो कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस टाइप से आपको सॉल्व करना, बस थोड़ा सा करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, एंगल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने नोन एंगल में, है ना। तो जनरली 70 और इस टाइप का एंगल दिया हुआ था जो हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने किसी तरीके से उसको कन्वर्ट करके अपने नोन एंगल में लेके आ गए। ठीक है। तो अप टू 50 तक हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना है 85 क्वेश्चन। ठीक है, 25 और 10 क्वेश्चन और है। ठीक है, ट्राई करना, अप टू 75 तक डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप ट्राई करना कि ये वाला पार्ट कंप्लीट करने का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वाड्रेटिक वाले पार्ट पे। तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सीखा था, है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, किस तरीके से हम क्वेश्चंस, इक्वेशन को, लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में लास्ट क्लास में जो बताया था वो सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको ये चीज बताया था मैंने कि कैसे हम, है ना, किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास वाला पार्ट बस समझ में आया था। ठीक है, लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट था और वहां पे मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन भी प्रीवियस क्लास के सॉल्व करके आपको दिखाया था। ठीक है, इसी वाले पार्ट में हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी दिया था, आई होप कि आपने कर लिया होगा, इजी सा पार्ट था, है ना, आंसर भी मैंने लिख दिया था। देखना, कोई डाउट हो तो बताना बाद में। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक के ही नेक्स्ट पार्ट पे, जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, है ना, और रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देख लो रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको कोई एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, आप ये चीज आप पहले कर चुके हो, कोई नया नहीं है, बस नेमिंग मैंने अलग तरीके से किया है। देखो जैसे अगर बोल दे आपको कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, y इक्वल टू, और इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। और मान लो किसी ने मुझसे बोला कि इसके रूट्स क्या हैं, मैं इसके रूट्स निकालने का ट्राई नहीं कर रहा हूं, बस मुझे इसने बोला कि एक इक्वेशन हमें दिया हुआ जिसका रूट हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो इसके रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा है। तो अगर अल्फा बीटा हमें पता है तो अल्फा प्लस बीटा भी हम निकाल सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस रूट्स निकाला, बाकी एग्जैक्टली अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है वो मैंने डिस्कशन नहीं किया है ना। अब देखो कि अगर कोई आपसे बोले, तो अगर ये चीज लिखा हो, अगर कोई आपसे बोले कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha, whose roots are 2 alpha and 2 बीटा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा रूट्स हमें एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिस इक्वेशन का रूट्स क्या है हमारे पास, 2 अल्फा और 2 बीटा है कि नहीं, समझ में आ रहा क्वेश्चन। तो हमारे पास अगर एक इक्वेशन हमें पता है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या हो जाए, 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें एक चीज ये पता है कि अगर हमें रूट्स पता होता है तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास ये चीज पता है, ये चीज आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना। if alpha beta are the roots of quadratic equation, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता है तो आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो कि नहीं। कैसे फॉर्म करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है तो हम रूट्स निकाल सकते हैं, और अगर रूट्स दिया हुआ है तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, हमें रूट्स दिया हुआ है, रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, और हमें इसके बेसिस पे एक इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगा, है ना, यानी x का कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना। और लास्ट क्लास में आपको ये चीज बताया भी था मैंने कि कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर इक्वेशन के रूट्स हमें पता हो तो हम इस टाइप से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका रूट हमें अल्फा बीटा दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो हमें जिस इक्वेशन का रूट निकालना है, इस इक्वेशन के लिए हमें सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट कितना होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, है कि नहीं। और यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहां पे पता है, जो प्रीवियस इक्वेशन एक हमें दिया हुआ है उसी इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -4, और फिर इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना पड़ेगा। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है कितना हो गया, 3, तो 4 इंटू 2 12। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक।
यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या इस वाले पार्ट में, है ना? तो अगर हमें एक इक्वेशन पहले दे दिया है और उसी इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात कर रहा है अल्फा बीटा के टर्म्स में, और हमें एक नया इक्वेशन निकालना है जो इसी रूट से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है ना? तो रिलेटेड है तो मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूं, है ना? सम ऑफ रूट्स मैंने निकाल लिया, ये क्या है मेरा सम ऑफ रूट्स। किसका सम ऑफ रूट्स? नए इक्वेशन का, जिस इक्वेशन का हमें निकालना है। तो नए इक्वेशन का रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो हमने 2 अल्फा और 2 बीटा को ऐड कर दिया, है ना? और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस वाले पार्ट में बताओ किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, ठीक है? यहां पे देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है? सेम क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूं, है ना? हमें क्वेश्चन ये दिया होता, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा ही आप लोगों ने 10th में भी किया होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था, तो है ना? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 अल्फा एंड 2 बीटा, है ना? और हमारे पास इक्वेशन था x² + 2x + 3 = 0, और इस इक्वेशन का रूट्स हमें अल्फा बीटा दिया हुआ था। तो हमें इसी इक्वेशन से रिलेटेड हमें एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हो, है ना? तो एक तो मेथड हमारे पास ये है जो हमने अभी ऊपर में सॉल्व किया, और आपने भी पहले इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा शायद, अगर कभी ऐसा कुछ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आया होगा तो, ठीक है? लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो आपको ये चीज दिखाई पड़ेगा कि यहां पे जो रूट्स हैं आपके, देखो दोनों रूट्स सिमेट्रिक टाइप के हैं, है ना? सिमेट्रिक हम क्यों बोल रहे हैं कि यहां पे देखो 2 अल्फा है तो यहां पे भी क्या है 2 बीटा है ना? तो ये इस टाइप के रूट्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रूट्स बोलते हैं ना? यहां पे देखो अगर आप अल्फा और बीटा को एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज कर दोगे, बीटा को मैंने इस तरफ कर दिया, अल्फा को मैंने इस तरफ कर दिया, तो क्या हमारे इक्वेशन पे रूट्स पे क्या कोई फर्क पड़ा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिक रूट्स बोल रहे हैं, ठीक है? और जब भी आपके पास इस टाइप का सिमेट्रिक रूट्स आता है तो क्वेश्चन करना हमारे लिए थोड़ा सा काफी इजी हो जाता है ना? इतना हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो हमें यह पता है कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, है ना? इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करूं तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि नहीं, α² + 2 अल्फा + 3 = 0 लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? ये चीज भी लिखा जा सकता है, और यही चीज तुम बीटा के लिए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा इसका रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन मैं अभी सिर्फ एक लेके चल रहा हूं, अल्फा लो या बीटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्रिक है, ठीक है? अब देखो यहां पे 2 अल्फा है और 2 बीटा है, दोनों सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, तो मैं कोई सा भी एक चूज कर सकता हूं। तो मान लो मैंने 2 अल्फा = x ले लिया, ठीक है? और एक अदर वेरिएबल या x ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मान लो 2 अल्फा = x मैंने एक वेरिएबल मान लिया। x क्यों माना? क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है, वो इक्वेशन भी मैं किसके टर्म्स में फाइंड करना चाह रहा हूं? x के टर्म्स में ही फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक ना? तो इसलिए, क्योंकि देखो ऊपर में भी जो आपने इक्वेशन लिखा है, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखा है, ये भी आपने किसके टर्म में लिखा है? x के टर्म में लिखा है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसका जो आंसर निकलेगा वो भी मुझे x के टर्म में ही बताना है ना? दूसरा वेरिएबल भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको ऑप्शन में सेम वेरिएबल में ही क्वेश्चन दे देता है, ठीक है? तो मैं इसको जिस वेरिएबल में आपको निकालना हो, एक रूट को आप उसके इक्वल मान लो, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू x/2 हो जाएगी। क्लियर है? अगर अल्फा = x/2 है और अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां पे भी तो पुट कर सकता हूं कि नहीं? ये किसी को डाउट है क्या? ये समझ में आया किसी को? मैंने क्या किया, यहां पे मैंने अल्फा = 2 अल्फा = x मान लिया, है ना? कोई भी एक रूट आप चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 अल्फा को ले लिया, 2 अल्फा = x, और यहां से मैंने अल्फा निकाला x के टर्म में, ठीक है? और ये अल्फा क्योंकि इस इक्वेशन का रूट है, तो ये अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहां पे। और यहां से भी मैंने अल्फा x के टर्म में निकाला है, तो ये अल्फा भी तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं?
अगर मैं डायरेक्टली अल्फा की जगह पे x/2 पुट करता हूं यहां पे, तो देखो क्या होगा, x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x/2 प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। और इसको अब सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा, x²/4 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और ऊपर वाला जो इक्वेशन आपने निकाला था उसको ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है क्या, है ना, दोनों इक्वेशन हमारा सेम आ रहा है। यानी और ये मेथड क्या है, ज्यादा इफेक्टिवली इजी मेथड है ना। अगर आप किसी वैल्यू को डायरेक्टली, अगर आपको पता चल जाए कि मुझे अल्फा की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो डायरेक्टली आप देखो आंसर निकाल पाओगे 2 से 3 लाइन में। ठीक है, आपको सम ऑफ रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन आपको दिया हुआ था, है ना, जो इक्वेशन आपको दिया हुआ था, इसी इक्वेशन को मैंने यूज करके सिंपली यहां पे वैल्यू पुट किया। यानी हमने एक्चुअली में रिप्लेस क्या किया, अगर आप इसी इक्वेशन को ध्यान दोगे तो इस इक्वेशन को मैंने क्या रिप्लेस किया, x को मैंने x/2 से रिप्लेस कर दिया, और x को x/2 से रिप्लेस किया तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। नहीं है, देखो x को x/2 से रिप्लेस किया तो यही इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ना। इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, है ना। और रूट्स का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओरिजिनली रूट्स आपका अल्फा बीटा था, हमें ऐसा इक्वेशन निकालना था जिसका रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा था, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा x सोचा, हमें बस ये सोचना है कि इस x को हम क्या रिप्लेस करें कि हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए। समझ में आया क्या, समझ में आया सबको क्या किया मैंने, क्लियर है सबको, किसी को डाउट इस वाले पार्ट में, है ना। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और कैसे मैंने ये x अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इस एग्जांपल में देखो, ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा, है ना। अभी मैं एक ही इक्वेशन लिख रहा हूं आपको और उसी को हम बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका रूट्स है हमारे पास, इसका रूट्स हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहां लिख लो, इफ दिस इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मैं इसी में 3-4 टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, और आपको बस बताना है कि बताओ इसमें हम x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे कि आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन एक साथ में आ जाए, है ना, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 3 अल्फा 3 बीटा। बताओ इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए जिसका रूट 3 अल्फा और 3 बीटा है, इस वाले इक्वेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा, x की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ये है, सोच के बताओ क्या रिप्लेस करोगे कि आपका डायरेक्टली आंसर आ जाए। ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें मैं क्या रिप्लेस करूंगा कि मेरा इस रूट का इक्वेशन डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा। बताओ मुझे, सोच के बताओ कि इसमें आप क्या रिप्लेस करोगे कि आपका ये इक्वेशन डायरेक्टली आ जाए। x की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। बताओ बताओ क्या रिप्लेस करोगे कि आपका इक्वेशन डायरेक्टली फॉर्म हो जाए, है ना। जैसे मैंने पिछले वाले इक्वेशन में किया था, डायरेक्टली मैंने पुट किया था। समझ में आ रहा है, अगर आप इस वाले इक्वेशन में क्या करोगे, अगर आप इस इक्वेशन में डायरेक्टली x की जगह पे x/3 पुट कर दो, है ना, x की जगह पे x/3 पुट कर दो तो आपका डायरेक्टली एक लाइन में आंसर आ गया। सबको समझ में आ रहा है कैसे किया, समझ में आया कि हमें कैसे पता चला कि x/3 पुट करना है। किसी एक को क्या करो आप, 3 अल्फा को x के इक्वल पुट करके अल्फा की वैल्यू निकाल लो, है ना, और यही वैल्यू हमें यहां पर पुट करना है। इजी है। सेकेंड का बताओ,
क्या रिप्लेस करोगे कि आपका इक्वेशन डायरेक्टली आ जाए? सेकंड का बताओ क्या रिप्लेस करोगे, है ना? सेकंड में बताओ क्या रिप्लेस करोगे कि आपका आंसर आ जाए? है ना? लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है कि आपका जो रूट्स है वो सिमेट्रिक टाइप का होना चाहिए, ठीक है? सिमेट्रिक जब ये होता है तभी इस टाइप का तभी आप इस टाइप से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, है ना? तो यहां पे आपको पहले वाले पार्ट में मैंने क्या रिप्लेस किया, x की जगह पे x/3 रिप्लेस किया। दूसरे वाले में मैं x की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, x-2 रिप्लेस करूंगा, और उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने भी मैं रूट्स ले रहा हूं वो सब क्या है, सिमेट्रिक रूट्स है, ठीक है? सिमेट्रिक रूट्स में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। क्लियर है? थर्ड का बताओ, है ना? तो कभी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दे तो आप ये चीज करना, ठीक है ना? इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, ठीक है? थर्ड का बताओ क्या होगा, थर्ड का बताओ क्या लिखोगे? थर्ड में बताओ क्या रिप्लेस करोगे? थर्ड में क्या रिप्लेस करना होगा? थर्ड में बताओ क्या रिप्लेस होगा, ठीक है? बाकी मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, वो सब आपको खुद से सॉल्व करके लिखना है, ठीक है? तो क्लास के बाद आप लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करके लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड में बताओ क्या होगा? थर्ड में क्या रिप्लेस करना होगा? x की जगह पे 3x - 1/2। समझ में आ रहा है सबको? क्या x की जगह पे 3x - 2 रिप्लेस करना होगा, है ना? फोर्थ का बताओ, फोर्थ में क्या करेंगे? x = अल्फा + 1/α-1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकालो x के टर्म में, तो x अल्फा - x = अल्फा + 1, x को इस तरफ ले गया, अल्फा को इस तरफ ले गया, तो x - 1 × x + 1, है ना? तो यहां से x को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा x + 1/x - 1। देखो फोर्थ का भी मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है? बस जो इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है उसमें बस आप ये रिप्लेसमेंट करोगे, आपका जो इक्वेशन बनेगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ही होगा, ठीक है? इसमें ज्यादा आपको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी, ठीक है? तो ये चीजें आप ध्यान रखना। फोर्थ समझ में आ गया सबको, है ना? फोर्थ समझ में आ गया कि क्या करना है, ठीक है? फोर्थ समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है? तो इस टाइप का इक्वेशन में आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख के करना है, आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होता जाएगा, ठीक है? टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? बताओ फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ समझ में आ गया? फोर्थ का ये आंसर होगा, फोर्थ जो निकाला ये होगा क्या? फिफ्थ का बताओ क्या होगा? फिफ्थ में क्या रिप्लेस करोगे? फिफ्थ में क्या रिप्लेस करोगे ताकि आपका आंसर डायरेक्टली आ जाए? फोर्थ में क्या रिप्लेस करोगे कि रूट्स 1/α और 1/β आना चाहिए? फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में बताओ 1/x। क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? क्या रिप्लेसमेंट होगा? 1/x, 1/x रिप्लेस करोगे आपका डायरेक्टली आंसर आएगा, है ना? यहाँ पे x की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है? यहाँ पे आपको x की जगह पे 1/x रिप्लेस करना है। गिवन इक्वेशन में x की जगह पे 1/x रिप्लेस करो, आपका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ में क्या लिखोगे? सिक्स्थ में क्या लिखोगे? सिक्स्थ में क्या लिखोगे? ठीक है, देखो ये सब सिमेट्रिक रूट्स हैं, ठीक है? इसलिए हम इस तरीके से कर पा रहे हैं। x की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? √x, है ना? देखो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर देता हूं। सिक्स्थ वाले पार्ट में देखो, अगर आपको रूट से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे
इक्वेशन हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 था। x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है कि नहीं, ये x प्लस 5 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। इसे हमें क्वाड्रेटिक बनाना होगा। बनाने के लिए क्या करना होगा, x को उस तरफ ले जाके इसको किसी तरीके से रूट हटाना पड़ेगा हमें, है ना। तो क्या करेंगे, 5 रूट एक्स इक्वल टू माइनस 5 माइनस एक्स, और दोनों तरफ आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो 25x इक्वल टू 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो, और इसको जो सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो रूट का, उसका रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जब आप इस टाइप का रूट कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि आपका क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वाला जो इस तरीके से आपने रिप्लेस किया ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है ना। तो आपको क्वाड्रेटिक बना के दिखाना पड़ेगा कि ये इसका क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालने के लिए बोला गया है। क्लियर है, समझ में आना सब हो गया कि कैसे कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। अब मान लो कि आपका रूट्स कभी कभी सिमेट्रिक नहीं आता है, ठीक है, कभी सिमेट्रिक आपको दिख जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली आंसर पुट करके कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी अगर आपका रूट्स सिमेट्रिक नहीं दिखाई पड़े तब क्या करना है, जैसे मान लो कि सेम टाइप का इक्वेशन है, ठीक है, इसी में एक और टाइप में ले रहा हूं, ठीक है। जब आपके पास इस टाइप का कुछ इक्वेशन आता है, जैसे मान लो इसी में 7th में ले रहा हूं, 7th हमारे पास है, हमें एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स क्या हो, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, ठीक है, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। यहां पे देखो इस वाले पार्ट में अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो मैं डायरेक्टली अभी तक जो हम लोग मेथड करते हैं उस तरीके से रिप्लेसमेंट से नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही में अल्फा बीटा दोनों इन्वॉल्व है कि नहीं। अभी तक जो भी हमारा पार्ट था, एक वाले पार्ट में सिर्फ अल्फा था, दूसरे वाले पार्ट में सिर्फ बीटा था, है कि नहीं। लेकिन अभी यहां पे देखो अल्फा और बीटा दोनों एक साथ एक एक रूट में आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा इक्वेशन हो तब हम इस मेथड से नहीं करेंगे, तब जो इनिशियली हमने स्टार्टिंग में किया था उस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरीके से स्टार्टिंग में किया था उस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सौमिक फिर से देखो यहां पे सही चल रहा है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इस केस में हमें पहले सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी ऐसा इक्वेशन हो जिसमें अल्फा बीटा दोनों इन्वॉल्व हो एक साथ, तो उस मेथड से हम रिप्लेस करके वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा बीटा बाई बीटा अल्फा। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 आ गया। सम ऑफ रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा, और यहां पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, है ना। और यहां पे देखो, अब देखो आपके पास अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, सब कुछ हमने किसके टर्म्स में निकाल लिया, सब कुछ हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म में निकाले, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन का हमें सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है ना। तो सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास, सम ऑफ रूट हमारे पास -5 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स +5 है। तो यहां पे पुट कर दो तो यहां पे कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो गया, 25 माइनस 10 बाई 5, तो ये 15 बाई 5 3, है ना। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया 1। तो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन होगा इसका रूट वही होगा, इस वाले फॉर्मेट का होगा, अल्फा बीटा बाई बीटा अल्फा के फॉर्मेट में, है ना। तो जब आपके पास इस टाइप का सिमेट्रिक नहीं बन रहा हो तो हमें अपने ओरिजिनल मेथड पे, जो मेथड हमने स्टार्टिंग में किया था उसी मेथड से करेंगे, है ना। तो इस टाइप के प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, इस टाइप का टर्म जनरेट होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या कभी कभी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, कभी कभी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इस टाइप का टर्म जनरेट होता है ना। तो उन सब के लिए मैं यहां पे कुछ एक वो लिख देता हूं, है ना, कुछ आइडेंटिटीज टाइप का है ना, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म्स में हम
लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्सप्रेशन, है ना। कभी इस टाइप का टर्म हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ 3-4 लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको यूज करके आपको इजीली पता होगा, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास पहला एक टर्म है, अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होगा, तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर डायरेक्टली ये चीजें लिख सकता हूं, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है। वैसे ही मान लो कि अगर आपके पास ऐसा कुछ टर्म हो, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब का टर्म कभी आपके पास आ जाता है, तब आप क्या लिखोगे, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास है, वो चीज आप यूज कर सकते हो। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ऐसा कोई टर्म आ जाता है तो इसको हमें अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखना आना चाहिए, है ना। अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिखना आना चाहिए। कभी कभी आपके पास अल्फा की पावर 4 अल्फा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 का टर्म भी आ जाता है। ठीक है, तो उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, कभी जरूरत पड़े तो आप कॉपी पलट के देख सकते हो। ठीक है, कभी कभी आपके पास अल्फा माइनस बीटा का टर्म जनरेट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का टर्म जनरेट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपके पास अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का टर्म जनरेट हो जाता है ना। कभी कभी आपके पास अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 का टर्म जनरेट होता है। तो इन सारे टर्म्स को हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म्स में लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, आपने 10th में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का, है ना, माइनस 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो जितने भी टर्म है वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में, है ना। तो आप इस चीज को डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख पाओगे। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू, है ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिखना आता है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आपको यहां पे लिखना आ रहा है। ठीक है, तो उसको आप यूज करके यहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल पाओगे। अल्फा की पावर 5 होगा, जनरली आएगा नहीं, लेकिन अगर आता है तो आप इस तरीके से इसको भी ब्रेक कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, बस यहां पे पुट करके आप निकाल सकते हो। अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यूज कर लिया। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो ये तो इजी है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो पता ही होगा, इक्वेशन में दिया होगा। अल्फा माइनस बीटा को मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या लिख सकते हैं, है ना, फैक्टर आपको पता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या लिख पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये सब बस इजी सा टर्म है। यहां पे देखो अल्फा की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है,
अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा ऊपर कैलकुलेट किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सबसे ऊपर में कैलकुलेट किया। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यूज करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो अगर आपके पास कभी ऐसा टर्म आए जब कुछ नहीं दिखाई पड़े कि क्या करना है, तो आप इस तरीके से ये सब मेथड यहाँ पे अप्लाई करके लिख पाओगे। ठीक है, तो आप अगर आपको कोई दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए दे तो पहले चेक करो कि देख लो कि अगर सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक है तो डायरेक्टली रिप्लेसमेंट से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, है ना, तो आप वहां से तुरंत आंसर अपना निकाल पाओगे। और अगर दूसरे टाइप का है तब तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा, फिर कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचता है। तो उसके बाद बस वही मेथड बेसिक जो हमारे पास है, बस वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये हम लोग रूट्स के बारे में देखा कि अगर कुछ इस टाइप का रूट्स आता है तो आप रिप्लेसमेंट से, है ना, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करके आप अपने इक्वेशन को जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर दूसरे फॉर्मेट का हो तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग फिर भी कर लेंगे। लेकिन अगर हमें सिमेट्रिक पहले दिख जाता तो हम जल्दी अपना आंसर निकाल पाते है कि नहीं। तो बस हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि कहां पे सिमेट्रिक है, कहां पे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, एक और टाइप का है जहां पे मैंने आपको रेंज निकालने के लिए बताया था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज आपको मैंने बताया था, है ना, ग्राफ आपको पता है, और रेंज वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे एक और टाइप का होता है। ठीक है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं फिर से बता देता हूं एक बार, इसमें एक पॉइंट है, वो चीज आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिख लो। तो पहला चीज है कि अगर मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मैं साइड में ग्राफ प्लॉट कर दे रहा हूं ताकि आप इजीली देख पाओगे। मान लो मेरे पास ये ऐसा कर्व है, ठीक है, ए पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कितना होता है, -d/4 है, याद होगा, y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। तो रेंज कहां होगा, यहां से ऊपर की तरफ, है ना। तो अगर a पॉजिटिव होगा, है ना, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट इफ a इज पॉजिटिव देन रेंज क्या होगा, रेंज इसका -d/4a से लेके इंफिनिटी तक, है ना। और यहां पे पर्टिकुलर पार्ट में मैं डोमेन क्या ले रहा हूं, डोमेन में यहां पे r ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपका डोमेन r होगा तो आपका ये चीज होगा। ठीक है, दूसरा इसी केस में अगर इफ a लेस देन 0 होगा तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज आप क्या लिख पाओगे, -∞ टू -d/4a, याद होगा, है ना। और इसका ग्राफ किस टाइप से होगा, क्योंकि a लेस देन, a हमारा क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब कर्व आपका इस टाइप से होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना, ये आपने किया था। और यहां से इस वाले पार्ट से नीचे की तरफ आपका सारा रेंज आएगा, है ना। तो ये हमने पहले भी आपको बताया था और आपने रेंज वगैरह भी कैलकुलेट किया था। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना आप कि यहां पे मैंने डोमेन r लिखा है। ठीक है, यानी डोमेन r है मतलब हम पूरे कंप्लीट रियल नंबर में देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो यहां पे लिख लो अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, है ना। अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब क्या हो गया कि जब आपका डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हम डोमेन, इसका जो ओरिजिनल डोमेन होता है वही डोमेन हम लेंगे, है ना। लेकिन अगर डोमेन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या हो गया, है ना, तो ये मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। ठीक है, इसी का मैं सेकेंड पार्ट ले रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब क्या होगा कि अब आपका डोमेन R नहीं होगा। ठीक है, डोमेन वो खुद से डिफाइन करके देगा कि मुझे कहां से कहां तक डोमेन चूज करना है। ठीक है, जैसे अनरिस्ट्रिक्टेड है मतलब आप पूरा रियल नंबर ले रहे हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि वो x की वैल्यू डिफाइन कर देगा। मान लो यहां पे मैंने रिस्ट्रिक्शन क्या ले लिया कि सिर्फ आपको x की वैल्यू
x1 से लेके x2 के बीच में ही लेना है ना। x1 की वैल्यू कहां से लेना है, x1 की वैल्यू x की वैल्यू x1 से x2 के बीच में ही लेना है, ठीक है। तो अगर आपका x की वैल्यू x1 से x2 के बीच में होगा तो आपका ग्राफ की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं उस पर आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर मान लो कि मैं अपवर्ड पैराबोला की बात करूं और वैसा ही सेम टाइप का कर्व डाउनवर्ड के लिए भी होगा, ठीक है। मान लो मैं ये x1 मेरा यहां पे है और x2 मेरा यहां पे, ठीक है। इसी में मैं 3 टाइप का कर्व आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं। एक कर्व मेरा इस टाइप का हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। देखो, रिस्ट्रिक्शन हमारे पास है x1 से लेके x2 के बीच में, ठीक है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा बड़ा करके इस कर्व को प्लॉट कर दे रहा हूं, ठीक है। और सेम टाइप का कर्व आपका सेम टाइप का कर्व आपका क्या होगा, a<0 के लिए होगा, ठीक है। तो मैं a पॉजिटिव के लिए बस आपका बना के दिखा रहा हूं। पहला मैं ग्राफ ले रहा हूं कि मान लो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कर्व होता है तो इसका रेंज आप कहां से कहां तक बताओगे, ठीक है। तो रेंज कौन सा होता है, जहां पे आपने डोमेन अब हमारा सिर्फ यही है कि नहीं। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या हो गया कि डोमेन हमारा सिर्फ इतना ही है, अब हम इसके बाहर के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, है ना। क्योंकि इसने क्या कर दिया, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप x की वैल्यू बस इसी के बीच में ले सकते हो। तो x की वैल्यू अगर इसी के बीच में होगी तो ये वाला पार्ट जहां से जहां तक जाएगा वहां तक हमारा कर्व होगा, है ना। तो यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी y की वैल्यू होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी, यही हमारा क्या होगा, रेंज होगा, है कि नहीं। तो इस वाले केस में हमारा रेंज कितना होगा, ये मान लो ये हमारा फंक्शन है y = fx है, क्वाड्रेटिक का जो जनरल इक्वेशन होता है तो उसको मैं fx बोल दे रहा हूं। तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी, f(x2) होगा, और यहां पे वैल्यू कितनी होगी, f(x1) होगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में, है ना, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपका रेंज ये f(x1) से लेके f(x2) तक होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो मैं ये ग्रीन वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है, मैं एक दूसरा कर्व ले रहा हूं जिसका कर्व ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है। और थोड़ा सा साइड से प्लॉट करता हूं ताकि आप देख पाओ अच्छे से। ऐसा मैंने कर्व ले लिया, ठीक है। तो इस वाले कर्व के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से वैल्यू जाएगा, है ना, और इस ग्रीन वाले पार्ट पे जो वैल्यू होगी f(x1), ठीक है, यहां से जो जाएगा वो क्या होगा, f(x2), है कि नहीं। तो हमारा ये वाला रेंज होगा इसके लिए जब हमारा कर्व कुछ इस टाइप का हो, है कि नहीं, जब हमारा कर्व कुछ इस टाइप का हो। और ये 2 टाइप का कर्व हो गया। एक और टाइप का कर्व पॉसिबल है जब आपका कर्व जो है ना, ये इस टाइप से मूव कर रहा हो, मान लो, है ना। तो इस टाइप से अगर मूव कर रहा है तो यहां पे देखो इसकी वैल्यू यहां पे जा रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे जा रही है, और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट यहां पे है, ठीक है। तो ये इसका रेंज ये वाला रेंज होगा, है ना। तो तीनों कर्व में आपको समझ में आ गया। तीनों कर्व में जो मेन पार्ट ये था, ठीक है, अब मैं सबको हटा दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्लमसी हो गया है ना। तो देखो तीनों पार्ट में मेन जो पॉइंट था वो ये कहना चाह रहा था मैं कि हो सकता है जो आपका वर्टेक्स हो, अगर आपका वर्टेक्स इसके बीच में कहीं लाई करता है ना, तो बीच में लाई करेगा तो सबसे लोएस्ट पॉइंट आपको इसके वर्टेक्स पे मिलेगा, इसके एंड पॉइंट पे नहीं मिलेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर वर्टेक्स आपका इसके बीच में लाई नहीं करता, अगर मान लो आपका इक्वेशन में वर्टेक्स बाहर आ गया तो वर्टेक्स वाले पार्ट से तो कोई मतलब नहीं है अब हमें, क्योंकि वो बाहर में लाई कर रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां पे देगा, है ना, और रेंज कहां पे मिलेगा, इसी दोनों के एंड पॉइंट पे मिलेगा, है ना। तो यहां पे और यहां पे ही मिलेगा। अगर कर्व आपका इस तरीके से भी होता, इस तरफ से भी होता, तो भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम इसी एंड पॉइंट पे ही मिलता, है कि नहीं। लेकिन जब आपका जो है ना, जब आपका जो कर्व है वो इसके वर्टेक्स जो है इसके बीच में लाई करने लगे तो मिनिमम आपका यहां से स्टार्ट होके इस दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वहां तक जाएगा। क्लियर है कि नहीं,
समझ में आया क्या, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। देख लो जैसे, तो यहां पे मैं दो केसेस लूंगा। पहला केसेस क्या होगा, है ना, फर्स्ट केसेस होगा इफ वर्टेक्स क्या होता है -b/2a। अगर -b/2a आपका जो गिवन इंटरवल है उस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है ना, यानी आपका केसेस किस टाइप का होगा और आपका ग्राफ किस टाइप का होगा। ग्राफ आपका ये x1 और ये x2 है ना। तो आपका ग्राफ कुछ इस शेप का हो सकता है या आपका ग्राफ कुछ इस शेप का हो सकता है। ऐसा कुछ केसेस हो तो आपको जो कर्व का रेंज मिलेगा वो रेंज कहां से कहां तक मिलेगा, वो आपका रेंज कहां से कहां तक मिलेगा। तो आपका रेंज जो बताओगे, रेंज आप क्या लिखोगे, रेंज आप लिखोगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं रेंज, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको रेंज कहां से कहां तक मिलेगा। रेंज देखो, अगर आपका कर्व कुछ इस टाइप का हो गया तो दोनों में मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा, इस वाले केस में x2 पे मिल रहा है, इस वाले, है ना, यहां पे, और यहां पे मैक्सिमम कहां पे मिल रहा है x1 पे। यानी इस, और अगर कर्व आपका कुछ इस टाइप का हो गया तो मिनिमम आपको कहां पे मिलेगा, f(x1) पे मिलेगा और मैक्सिमम आपको f(x2) पे मिलेगा, है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मिनिमम ऑफ f(x1) f(x2)। ये समझ में आएगा, मिनिमम ऑफ x1 f(x1) f(x2) से लेके कहां तक, मैक्सिमम ऑफ f(x1) f(x2)। ठीक है, मुझे अभी नहीं पता है कि f(x1) और f(x2) में कौन सा बड़ा है, तो मैंने उन दोनों केस को यहां पे कंबाइन कर दिया। कौन सा दोनों केस, ये वाला केस जब आपका वर्टेक्स लाई नहीं कर रहा है, तो वर्टेक्स लाई नहीं कर रहा तो आपका कर्व कुछ इस टाइप का हो सकता है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपका कर्व ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो आपका लोएस्ट पॉइंट देगा, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आपको मैक्सिमम पॉइंट देगा, है ना। और यहां से आप इस पर्टिकुलर केस में रेंज ये निकाल सकते हो, है ना। तो यहां पे आप ये ध्यान देना कि मिनिमम वैल्यू आपको कहां पे मिलेगी, जब आपका ये वर्टेक्स इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा हो, ठीक है। अब सेकेंड केस ले लेते हैं कि अगर आपका जो वर्टेक्स है इफ -b/2a बिलोंग टू x1, x2, है ना। अगर x1, x2 के बीच में अगर आपका पैराबोला का वर्टेक्स लाई कर रहा है, यानी कुछ इस टाइप का कर्व होता है ना, कुछ इस टाइप का कर्व होता है। तो अगर कुछ इस टाइप का कर्व होगा तो बताओ मिनिमम और मैक्सिमम आपको कहां पे मिलेगा, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम कहां पे मिलेगा। अब आपके लिए 3 पॉइंट हो जाएगा, एक x1 भी लेना पड़ेगा और ये वर्टेक्स भी काउंट करना पड़ेगा और इसको भी काउंट करना पड़ेगा। इन तीनों में जो मिनिमम होगा, है ना, हो सकता है कि आपका x2, है ना, अगर ये इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली सबसे मिनिमम वैल्यू आपको कहां पे मिलेगी, वर्टेक्स पे ही मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ना। अभी तक हमने सिर्फ अपवर्ड वाला पैराबोला ही देखा है ना, लेकिन सेम केस डाउनवर्ड के केस में भी हो सकता है। तो डाउनवर्ड में भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को जनरलाइज फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप रेंज निकालोगे तो रेंज आपका क्या होगा, मिनिमम ऑफ f(x1) तो लोगे ही, f(x2) भी चेक करोगे और -d/4a भी आपको देखना पड़ेगा। इस तीनों में जो मिनिमम होगा वो सबसे लोएस्ट पॉइंट देगा, है ना। और मैक्सिमम के केस में यही तीनों पॉइंट हमें चेक करना पड़ेगा, f(x1), f(x2) और -d/4a, है ना। हमने ये तीनों पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि आपके डाउनवर्ड पैराबोला हो, अपवर्ड पैराबोला हो, वो सब केस हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको अपवर्ड पैराबोला के लिए शो करके दिखाया है, लेकिन आपका जो कर्व है वो क्या होगा, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो जो अगर डाउनवर्ड ऐसा होगा तो मैक्सिमम आपका ये दे देगा, है कि नहीं। तो हमें उस दोनों केस को कंबाइन करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे इस टाइप से ये एक रेंज लिखा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है सबको क्या, कि रेंज किस तरीके से डिफाइन हो रहा है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका अगर रिस्ट्रिक्शन हो तो रिस्ट्रिक्शन में आप पहले चेक करोगे कि आपका कर्व अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और आपका जो वर्टेक्स है
वो कहां पे लाई कर रहा है कि नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप करके देख सकते हो और है ना, और इसको आप सॉल्व करके बता सकते हो कि आपका कंडीशन क्या है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप इसको ट्राई करना। ठीक है, सॉल्व करने का ट्राई करना खुद से और देखना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो एक। ठीक है, लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन दिया था, किसी को डाउट हो तो वो भेजना मुझे। ठीक है, दिया हुआ है इफ c इज लेस देन 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 does not have any real roots, does not have any real roots, then prove that a minus b plus c, first part, a minus b plus c less than 0, second point 9a प्लस 3b प्लस c लेस देन 0। ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन के लिए आपको ये चीजें, दोनों चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, आप ग्राफ से करो, ग्राफ पहले देखो कि किस टाइप का ग्राफ हो रहा है, फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर आप उसको उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी then show that f of x is greater than equal to माइनस टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में प्रूफ करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, find the least integral value of k for which the quadratic polynomial k minus 2 quadratic polynomial k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4 greater than 0 for all x belong to R। ठीक है, for all x belong to R। चेक करना इसका जो आंसर आता है। ठीक है, आंसर मैं साइड में लिख दे रहा हूं, इसका आंसर k इक्वल टू 5 आता है। ठीक है, आप चेक करके देखना कि आ रहा है नहीं, बताना मुझे फिर कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको, ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन ट्राई करना और अप टू 75 तक, और वो वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट है उसका आप सेकंड वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करो, और बाकी लोगों का डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो कंप्लीट करो, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में मैं बार बार बता रहा हूं, नहीं करोगे इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपको देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन हम कर लेंगे,
लेकिन उस टाइम पे कुछ भी आपका वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो बाकी जिसका डाउट नहीं आ रहा है कंप्लीट करो जल्दी से। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और पार्ट बाकी है उसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये लोग क्वेश्चन कंप्लीट करो, और सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, सम ऑफ एंगल्स वाला, वो वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।